साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस वीडियोस के माध्यम से मैंने अपने चैनल पर कवर कराया है, जिसमें मैंने टॉपिक्स के नोट्स भी दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। फ्रेंड्स, आपकी डिमांड है कि सर थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन और करा दो ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, जनरली ऑफ फिजिक्स की है, जिसमें मैं ज़्यादातर जो कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक 25 का और टॉपिक की सीरीज आई थी, पूरी की पूरी 25 वीडियोस मैंने आपको दी हैं, जिसमें मैंने आपको क्या किया है कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें रखा है जो पिछले 10 ईयर एग्जाम में कहीं मुझे मिला है। कितनी बार वो टॉपिक आया, अगर वो टॉपिक ज़्यादा बार आया तो वो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है, चाहे वो टॉपिक बहुत छोटा है, चाहे ईजी है, चाहे टिपिकल है, कैसा भी है, मैंने उस टॉपिक को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड, वो सीरीज तो अलग है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिला। अब ये सीरीज एक अलग है जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम स्पेसिफिक है वो। फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो भी आपको बता दूंगा, जो कंसेप्ट होते हैं वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि जनरली हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, हमें पता है टीजीटी में सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बजाय जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिनमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, यानी कि फॉर्मूले का डेरिवेशन जो होता है वो दूसरे तरीके से बन जाता है। सेम चीज़ है फ्रेंड्स, वो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको फॉर्मूले को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी आती हो। जांच पड़ताल से मतलब है कि आपको उस फॉर्मूले को हर तरीके से यूज़ करना आता हो, उसमें रिलेशन बना सके। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियोस का आज तक का पर्पस भी यही था। मैंने हमेशा से फिजिक्स के जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ये आपको बताया है कि आप एक फॉर्मूले में इतना आप सीखें जरूर कि कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके कारण कुछ घटता है या किसी के कारण कुछ बढ़ता है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग्स होती है कि एक जो फॉर्मूला होता है वो जनरली कंसेप्ट बेस्ड होता है। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए भी लग सकता है, पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए, ना उससे ज़्यादा के लिए ना उससे कम के लिए। तो जो ऐसे फॉर्मूले हैं उन पे भी आपको खास फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मोशन वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। देखिए, मोशन वाले चैप्टर में दो टाइप का मोशन है। एक तो होता है 1D मोशन, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, इसे हम 1D कहते हैं। ठीक है, और एक होता है 2D मोशन, दैट इज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, 2D मोशन कहते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैंने दोनों ही को इंक्लूड करके दोनों के ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, दोनों ही के कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मोशन होता है, हमें पता है लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है जिनसे हम इस मोशन के बीच की डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम ये वगैरह फाउंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो मोशन होता है वो इक्वेशन जो आती है उसकी एक्सेलरेटेड मोशन में आती है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, त्वरित गति है। त्वरित भी कौन सा है ये भी ध्यान रखना, जो इसमें त्वरण है वो नियत त्वरण है या फिर समान त्वरण है, यानी त्वरण में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, सब चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ ही ये इक्वेशंस दी गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। देखो, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। जनरली अगर आपको दिया जाता कि इन इक्वेशंस में अगर त्वरण की बात करें तो वो समान है, असमान है, नियत है या फिर कैसा है, तो उसमें जो वो त्वरण है वो समान है, नियत बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आती है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ v क्या है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज जो हमारी आखिरी या अंतिम जो हमारी होती है, ठीक है, वो वेलोसिटी है। u हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, जहां से वो चलना स्टार्ट करता है वो वाली वेलोसिटी। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, और अगर हम बात करें a की, a हमारा एक्सेलेरेशन है जिसे हम त्वरण कहते हैं, और t हमारा क्या है, इस गति के लिए लिया गया समय, t इज इक्वल टाइम। ओके, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन u विल बी 0। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से स्टार्ट होता है, तब u बराबर 0 होगा। इफ ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ब्रेक कर लेता है, देन v विल बी 0, तब फाइनल जो होगी वो 0 हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट रुक गया तो फाइनल 0 हो जाएगी। ये चीज़ें छोटी छोटी है, याद रखना। तो हमारी पहली इक्वेशन आती है v इज इक्वल यू प्लस ए टी, मैंने बता दी। दूसरी इक्वेशन आती है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इनिशियल स्पीड से चली गई एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ कुछ समय में दूरी को निकाल सकते हैं, यानी इसमें हम दूरी बता सकते हैं। थर्ड इक्वेशन आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। जब हमें समय ना दिया हो और हमें इनमें से कुछ भी निकालना हो, चाहे तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और या डिस्टेंस, तो हम इस यूज को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो मैं बोल रहा हूँ
एस इज इक्वल, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक है। एस को आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो यानी कि विस्थापन भी कह सकते हो, या फिर दूरी वो भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और इक्वेशन मोशन आती है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकंड। nth सेकंड में चली गई दूरी। nth सेकंड मतलब जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है, देखो मैं दो कंडीशन आपको बताता हूँ। मान लो ये कार है, इस कार ने एक पॉइंट ए से बी तक जाने में 12 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया? 12 सेकंड। एक तो मैंने पूछा कि 12 सेकंड में कितनी दूरी ये चली, तब आप क्या बताओगे कि ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस, क्योंकि इसने 12 सेकंड में चली तो वो दूरी हो गई ए बी। लेकिन अगर मैं कहूँ 12वें सेकंड में कितनी दूरी चली, सिर्फ 12वें सेकंड में, तब आप क्या बताओगे? तो जो वो 12वें सेकंड की दूरी है, केवल एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कि इतनेवें सेकंड में कितनी दूरी चली, अंतिम सेकंड में कितनी दूरी चली, अंतिम सेकंड से पहले सेकंड में कितनी दूरी चली, तो वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है एस एन इज इक्वल यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। और n क्या है? वही जो सेकंड आपसे पूछा गया। अंतिम है तो t रख दीजिए, टोटल टाइम हो जाएगा। अंतिम मतलब वही टोटल टाइम वाला t सेकंड हो गया। अगर अंतिम से पहला है तो t-1 रख के करेंगे। और अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम रखा है 12वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 4थे सेकंड में, तब आप वही वैल्यू रख के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीज़ें डिफरेंट है। चीज़ें डिफरेंट ये है, यहाँ nth जो है वो टोटल टाइम नहीं है, जस्ट उस पर्टिकुलर सेकंड में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी वो पूछी गई है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सिंपल सा जो हमारा लीनियर मोशन है, ठीक है। लीनियर के मोशन के साथ साथ फ्रेंड्स अब हमारा दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के साथ ये मोशन होता है, लीनियर मोशन लेकिन ग्रेविटी के साथ। तो ग्रेविटी में देखो एक कंडीशन तो आती है, जैसे ये एक छोटी सी बच्ची नीचे बॉल गिरा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है आप ये बताओ। यहाँ पर हमें पता है जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर लगती है, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल है, यानी ग्रेविटी के इक्वल है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी के इक्वल है और पॉजिटिव है, ठीक। तो जब फ्रेंड्स कोई चीज़ नीचे की ओर गिरती है तो हमारा जो जी होगा वो पॉजिटिव होगा जब ये नीचे की ओर गिरती है, और जब कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब जो हमारा जी होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फ्रेंड दो तरह के इक्वेशन इसमें बन जाते हैं। इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन, जिसके केस में ए जो होगा माइनस जी होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा माइनस जी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? v इज इक्वल माइनस यू माइनस जी टी, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगी? h इज इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कब है? जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब ऑब्जेक्ट इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, जैसे मीनार से छोड़ी हुई कोई वस्तु, ठीक है, मीनार से छोड़ी हुई, किसी टावर से छोड़ी हुई, या कोई पेड़ से गिरा हुआ वस्तु, ठीक है, तो उसके लिए आता है डाउनवर्ड मोशन, दैट इज v इज इक्वल यू प्लस जी टी। इसके केस में क्या होगा? g जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, a इज इक्वल सिंपल g हो जाता है, जो एक्सेलरेशन है वो g से रिप्लेस हो जाता है। तो v इज इक्वल यू प्लस जी टी हो गया, h इज इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल यू प्लस 2gh हो गया। ये क्वेश्चन आके मोशन के आगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारा का सारा 1D मोशन था। अब हम बात करेंगे 2D मोशन की। 2D मोशन दो प्लेन में। यहाँ देखिए दो प्लेन कैसे होते हैं। देखो अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूँ तो ये दो प्लेन में चलता है, दैट इज एन एक्स और वाई, ठीक है। अब इसके दो केस होते हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट, जब किसी प्रोजेक्टाइल को एक ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वो कहाँ बढ़ेगा? वो ग्रेविटी के साथ जमीन की ओर चलेगा, ठीक है। तो एक मोशन तो ये होता है। जैसे इसके केस में हम क्या कह सकते हैं? जैसे इसके केस में हम कह सकते हैं किसी उड़ते हुए प्लेन से छोड़ा गया कोई भी, मतलब बम वगैरह या कोई भी वस्तु जो उड़ते हुए प्लेन से गिरी है, किसी मीनार से फेंकी गई वस्तु जो नीचे आएगी, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे होते हैं? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट वाली, हाइट से छोड़ी गई वस्तु में, ठीक है। दूसरा इसमें केस आता है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड। एक ग्राउंड से, एक जमीन लेवल से ही कोई चीज़ फेंकी और वो जमीन पर ही जाकर गिरती है, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो आ जाता है सेकंड टाइप में। क्लियर? तो पहले टाइप में इक्वेशन ऑफ पाथ अगर हम देखें तो y इज इक्वल क्या होता है? माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो पाथ है ये हमें बताता है कि ये जो पाथ है वो कैसा है? वो पैराबोला पाथ है। कैसा पाथ है? पैराबोला, दैट इज एक परवलयाकार है, ओके। इसका टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में वो y यानी इस o पोजीशन से, चलो o मानते हैं, o से लेके a तक आ गई, ये जो टाइम है वो हम निकाल सकते हैं t इज इक्वल अंडर रूट 2h अपॉन जी से। ये इसमें टोटल टाइम लगता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। रेंज की बात करता है, रेंज मतलब कितनी दूरी पर वो जमीन से टकराएगी, दिस इज कॉल्ड द रेंज। कितनी दूरी पर वो जमीन से टकराएगी, मतलब मीनार के तल से या किसी पहाड़ी के तल से कितनी दूरी के बाद वो जमीन से टकराएगी, वो होती है रेंज। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं r इज इक्वल यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। अगर आप यहाँ से देखें तो सिंपली इन्होंने जो रेंज निकाली हुई है वो निकाली हुई है u, दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, इससे, दैट इज दूरी बराबर 4 गुना समय से निकाली है, बस सिंपल। बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। देखो कोई प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया, मान लो हमने तो छोड़ा उसे इनिशियल वेलोसिटी u से, ये तो हमने छोड़ा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी इस पूरे पैराबोलिक पाथ में किसी भी क्षण किसी भी समय उसकी वेलोसिटी क्या है वो हम कैसे बताएंगे? वो हम बताएंगे v इज इक्वल अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर से। ये हमारा निकाल सकते हैं हम
ठीक है, इसमें किसी भी क्षण, किसी भी समय इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, तो हम उस क्षण पे जो उसकी वेलोसिटी रही होगी वो निकाल सकते हैं। ओके, किसी भी क्षण, चाहे वो ज़मीन से पहले हो, ज़मीन के बीच में हो, कहीं भी हो, मतलब पूरे पाथ पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, हम वो निकाल सकते हैं, बस टी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक और आता है वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अब इस हमने यू वेलोसिटी से तो उसे फेंक दिया, जमीन में जाया, कितनी तेजी से वो टकराया, उसकी जो वेलोसिटी निकालता है वो निकालते हैं v इज इक्वल अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन सेम ऐसी है जैसे कि v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक्चुअली ये इक्वेशन वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस में, यानी कि कुल मिला के जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं किससे, यू स्क्वायर प्लस 2gh से, का अंडर रूट करके। ओके फ्रेंड्स, ये इक्वेशन थे फ्रॉम अ हाइट के। अब चलते हैं दूसरी साइड, जब एक प्रोजेक्टाइल को जमीन से फेंका और जमीन पे टकराता है, जैसे कि क्रिकेट के बॉल को जब हम बैट से मारते हैं तो वो बॉल भी पैराबोलिक पाथ में होती है, जब कोई भाला फेंका जाता है वो भी एक पाथ में होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ में होता है। ठीक है, तो बहुत सारे केस होते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ के। ठीक है, डिस्क फेंकी जाती है वो भी इसी पाथ पे चलती है, और बॉल हम जो फेंकते हैं वो भी इसी पाथ पे फेंकते हैं। दो बच्चे अगर कैच खेल रहे हैं तो वो भी इसी पाथ पे चलती है बॉल। तो ये जो केस होते हैं प्रोजेक्टाइल के केस होते हैं वो देखते हैं। तो इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आती है, वो आती है y इज इक्वल x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो भी किसको डिनोट कर रही है, वो भी पैराबोलिक पाथ को डिनोट कर रही है कि ये जो पाथ है एक परवलयाकार है। इसमें एक फॉर्मूला आता है मैक्सिमम हाइट, यानी कितनी हाइट उसने अचीव करी। ये जो मैक्सिमम हाइट है h, ये हम निकाल सकते हैं h मैक्सिमम, यानी h जो मैक्सिमम हाइट है वो निकाल सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब वही टोटल जहाँ से फेंकी और जहाँ तक वो जमीन से टकराई, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आप निकाल सकते हो आर इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला है। फ्रेंड्स, अब देखो ऊपर वाले में तो साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे वाले में साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल दिया है उसका डबल करके तब आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर वाले में आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी एंगल दिया है उसकी वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे वाले में पहले एंगल को डबल करना पड़ेगा तब उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी। टी कितना लगेगा, यानी जहाँ से फेंका गया वहाँ से लेकर जहाँ पर वो जमीन तक टकराया उतने में टोटल टाइम क्या लगा, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल होगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी से, 2u साइन थीटा अपॉन जी से। ध्यान रखिएगा, ये पूरी फ्लाइट का टाइम है। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ दैट व्हाट इज द टाइम एट द हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट तक कितना समय लगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगा। ठीक है, तो टाइम टिल मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। देखो हमें पता है मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आगे लगेगा, उतना ही टाइम आगे लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो स्मॉल टी है, यानी मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है वो क्या लगेगा, इसका हाफ लगेगा, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है। और टोटल टाइम कितना होता है पूरे प्रोजेक्टाइल में, कितना टाइम लगता है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी आप निकाल सकते हो v इज इक्वल अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा से। इससे आप ये वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी टाइम। फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है दैट इज ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज क्या है समझिए। मान लो हमने कोई एक प्रोजेक्टाइल फेंका, भाला फेंका, या कोई मेरे पास स्टोन है वो फेंका। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसे किसी एक वेलोसिटी से तो फेंक रहा हूँ, लेकिन वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाना चाहिए उस वेलोसिटी के साथ। तो कैसे फेंका जाएगा, कितने एंगल पे फेंका जाएगा, तो वे कहते हैं मैक्सिमम रेंज वी कैन अचीव बाय द एंगल थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। यानी जब कोई वस्तु 45 डिग्री के एंगल से फेंकी जाएगी तो उसकी जो रेंज होगी, जो उसकी डिस्टेंस कवर होगी, वो मैक्सिमम होगी। दैट आर मैक्सिमम विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, जिसे हम निकाल सकते हैं आर मैक्सिमम इज इक्वल यू स्क्वायर अपॉन जी से। सिंपल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इसमें थी, क्लियर हो गया। ओके, तो ये मोशन मतलब जो है उसके फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल के बता दिए और वैसे बता दिया। आप इनको याद रखिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितना रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस होने के चांसेस है। फ्रेंड्स, ये तब चीज़ें तो हो गई। अब इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें आती हैं, वो भी हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कंसेप्चुअल बेस है। सबसे पहले इसमें आता है प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये मैंने फोर्स दे के कहा। क्यों कहा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम होती है, यानी उसके सबसे ऊंची बिंदु पर, सबसे ऊंचाई पर मिनिमम होती है, बट नॉट जीरो। ये चीज़ आप याद रखेगा, जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है, कम से कम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रक्षेप्य गति में वेग और गतिज ऊर्जा के प्रक्षेपण के बिंदु पर अधिकतम होती है। यानी कि हमें ये पता लग गया
इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो ये मैक्सिमम हाइट है, यानी इस पॉइंट पर जो के ई है वो मिनिमम है, ठीक है। और जहाँ से वो फेंका जा रहा है दैट इज पॉइंट ए पर के ई भी मैक्सिमम है और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू वो भी मैक्सिमम है ए पर, ठीक है। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रक्षेप्य गति में त्वरण और वेग के क्षैतिज घटक दैट इज यू cos थीटा का मान स्थिर रहता है। अब ये क्षैतिज घटक और ये आपको अगर नहीं पता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तो मैं इनको बता देता हूँ। मान लो हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस पाथ पर फेंक रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ जो मेरा इनिशियल कंपोनेंट है वो ये है, इनिशियल कंपोनेंट u ये है, यानी इस डायरेक्शन में मैंने फेंका। हालांकि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी, जो है मोशन जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इस केस में हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम ux कहते हैं और एक आता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम uy कहते हैं। यानी एक आता है हमारे पास ये वाला क्षैतिज घटक और एक आता है ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। ओके ठीक, तो जो ux होता है ये होता है u cos थीटा और जो हमारा uy आता है ये होता है u sin थीटा के इक्वल। तो ux बराबर u cos थीटा है और uy बराबर u sin थीटा। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जो u cos थीटा है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है, लेकिन u sin थीटा की वैल्यू बदलती रहती है। एंड एट द टॉप, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे क्या होता है, सिर्फ हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है, सिर्फ हमारी क्षैतिज वेग होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल वेग होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो u cos थीटा की तो वैल्यू होती है, लेकिन जो u sin थीटा है क्योंकि ऊपर की ओर अब नहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो u sin थीटा विल बी 0 एट द मैक्सिमम हाइट h पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता लगता है प्रक्षेप्य गति में गति और वेग का ऊर्ध्वाधर घटक दैट इज u sin थीटा, संवेग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सभी परिवर्तन होते हैं, यानी ये सारी चीजें तो चेंज होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, लेकिन क्षैतिज वेग 0 नहीं होता और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मिनिमम हो जाती है, 0 नहीं होती है। तो केवल एक ही चीज 0 होती है इन सब में, u sin थीटा। तो अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी चीज हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है तो सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है वो 0 होता है, उसके अलावा कुछ भी 0 नहीं होता। गतिज ऊर्जा को 0 मत करके आना, न्यूनतम होती है, 0 नहीं होती। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 3 गेंदें क्रमशः थीटा इक्वल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पर ऊपर की ओर समान प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित की गई है। यदि इन गेंदों का परास r थीटा से व्यक्त किया जाता है तब। तो ये कह रहे हैं 3 गेंदें हैं, ठीक है, 3 गेंदें हैं, तीनों को अलग अलग एंगल से फेंका। पहले वाले को तो 30 डिग्री के एंगल से फेंका, दूसरे वाले को 45 के एंगल से फेंका, ठीक है, और तीसरे वाले को 60 डिग्री के एंगल से फेंका। तो इन सब में जो रेंज आई है उनको इन्होंने R30 का पहले वाले को, दूसरे वाले को R45 का, तीसरे वाले को R60 का, इस तरह से कहा। अब इन्हें हमें ये बताना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इन्होंने पहला दिया है कि R30 विल बी ग्रेटर देन द R45 विल बी R60, यानी R30 में सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, फिर R45 में, फिर R60 में। इसने कहा कि R60 जितना ज़्यादा एंगल उतनी ज़्यादा दूरी, R60 सबसे ज़्यादा, R45 उससे कम, R30 सबसे कम, और फिर सी ऑप्शन है R45 सबसे ज़्यादा, R30 और R60 बराबर। R45 ज़्यादा है R60 से, 30 का जिक्र ही नहीं करा। खैर कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हमें पता है मैक्सिमम जो रेंज होती है, सबसे ज़्यादा अगर रेंज की बात करें तो वो होती है R इज इक्वल थीटा इज इक्वल 45 डिग्री पे। जब थीटा इज इक्वल 45 होता है तो जो हमारी R होती है वो क्या होती है, R होती है मैक्सिमम होती है। तो ये तो हमें पता लग गया जो 45 से है वो सबसे दूर जाएगा, वो सबसे दूर जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, R मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं देखो 30 और 60 की, ये कितनी दूर जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला ये भी होता है कि जब R थीटा एंड R 90 माइनस थीटा से कोई चीज़ें फेंकी जाती हैं देन R विल बी सेम। तो इन केस में क्या होगा, जो रेंज होगी वो सेम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं, देखो R एक तो 30 मान लेते हैं और दूसरे वाला R हमारा R 90 माइनस 30 दैट इज R 60 है। तो इन दोनों केस में जो हमारी रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो हमें पता लगा कि 45 पे तो मैक्सिमम है और 30 और 60 में सेम है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सी विल बी द आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय 30i प्लस 40j मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट विल बी। इन्होंने इस बार इनिशियल वेलोसिटी को u को वेक्टर फॉर्म में दे दिया, दैट इज 30i प्लस 40j। अब वेक्टर फॉर्म में देने से क्या सेंस है, समझाता हूँ, सुनो। हमने कहा था जब हमारी कोई चीज़ फेंकी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम ux कहते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम uy कहते हैं। तो यहाँ एक्चुअली इन्होंने ux और uy दोनों दे दिए, क्योंकि अगर ये हमारा u है दैट इज 30i प्लस 40j, अगर हमारा u है तो u बराबर हो गया हमारा ux i कैप
प्लस यू वाई जे कैप, ये हो गया। तब यू एक्स की वैल्यू कितनी आई, यू एक्स की वैल्यू 30 आई है और यू वाई की वैल्यू कितनी आई, यू वाई की वैल्यू 40 आई है। क्लियर, 30 और 40 इनकी वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर, यानी कि इस छोटी सी इक्वेशन से हमें दोनों कंपोनेंट दिए हैं वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाइट। हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। ठीक है, यू स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं दी गई है तो हम यू ही रखेंगे, इनमें से रखने की जरूरत नहीं, यू रख लो। साइन स्क्वायर थीटा, बात करते हैं कि साइन थीटा कैसे निकालें, साइन थीटा क्या होगा। तो देखो, अगर मैं देखूं यू वाई जो बराबर होता है वो होता है यू साइन थीटा के, यू साइन थीटा के, और यू वाई की वैल्यू जो मुझे दी गई है वो 40 दी गई है, तो 40 इक्वल क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा को 40 अपॉन यू कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब जब अगर साइन थीटा बराबर 40 अपॉन यू है तो मैं इस फॉर्मूले में रख लूँ, एच इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल यू स्क्वायर इंटू 40 अपॉन यू का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर था ना, तो 40 अपॉन यू का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, दैट इज 2 इंटू 10। एच इज इक्वल क्या हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो ये हो गया 1600 अपॉन 20, तो h विल बी 80 मीटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हुआ। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दी गई है तो समझ लेना उसमें दोनों कंपोनेंट दिए होंगे, कौन सा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा h आया 80 मीटर, दैट इज सी इज द आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है, ए पर्सन सीज अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री एट ए हाइट ऑफ 39.6 मीटर। ये कह रहे हैं एक पर्सन ने एक चिड़िया देखी जो कि एक 39.6 मीटर ऊंचे वृक्ष पर बैठी हुई है, पेड़ पर बैठी हुई है, एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 59.2, जो कि 59.2 की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर भी है। यानी कि जो पर्सन है वो यहाँ पर है, मान लो पॉइंट ए है, और जो चिड़िया बैठी है वो बी, दैट इज बर्ड, इट इज एट पॉइंट बी। ठीक है, ये 39.6 मीटर है ऊंचाई और ये 59.2 है। Find the velocity with which the person should shoot an arrow to an angle of 45 degree so that it's hit the bird। ये कह रहे हैं अब आपको ये वेलोसिटी बतानी है कि कितनी वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर कितनी वेलोसिटी के साथ उसे एरो चलाना चाहिए कि वो चिड़िया को जाके लग जाए। ओके, तो वेलोसिटी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। फ्रेंड्स यहाँ देखो एक बात, क्योंकि हमें u निकालनी है और u के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो आएगा ux और एक आएगा uy। दैट इज uy जो होगा वो इस वाली वेलोसिटी के लिए होगा। ठीक है, ये भी यू वाई होगी नीचे से ऊपर तक के लिए, यहाँ चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात एक ही है। और जो यू एक्स होगा वो 59.2 पे चलेगा। तो हम ये कर सकते हैं फॉर ए से सी तक के लिए, फॉर ए सी, फॉर द डिस्टेंस ए सी, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस विल बी इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि लीनियर मोशन है तो इसमें कोई हमें ग्रेविटी कुछ नहीं लगानी, स्पीड इनटू टाइम सब निकाल सकते हैं। दैट इज 59.2 डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड हमने क्या मानी है यू एक्स, तो यू एक्स बराबर क्या होता है यू कॉस ऑफ थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा। अब हमें पता है थीटा कितना है 45 डिग्री, तो यही इसी का अकॉर्डिंग रख के चलेंगे। दैट इज 59.2 इज इक्वल यू इंटू कॉस 45, दैट इज 1/√2 इंटू टी। तो यहाँ से यू टी बराबर क्या आ जाएगा, यू टी बराबर आ जाएगा 59.2 √2, ये हो गया। अब ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि अभी ना मुझे u पता है ना मुझे t पता है, कोई एक पता लगे तो मैं u निकाल सकूं। अगर u पता लग गया तो अच्छी बात है, t पता लग गया तो मैं u निकाल सकता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सोल्व करेंगे वर्टिकल के लिए। देखो वर्टिकल में मैं कह सकता हूं जो हमें b और c डिस्टेंस निकालनी है वो क्या होगी, वो जो डिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है ऊपर की ओर, तो जी माइनस जी टी स्क्वायर लगेगा। तो s दैट इज 39.6 u हम कौन सा रखेंगे, अब की बार हम u रखेंगे u साइन थीटा वाला, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो 39.6 इज इक्वल यू इंटू टी कर सकता हूँ, और साइन कितना है हमारा, साइन है 45 डिग्री माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया 39.6। यू टी की वैल्यू पिछली वाली इक्वेशन से रख लूंगा 59.2 √2, और साइन 45 की वैल्यू दैट इज 1/√2 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वाला पार्ट मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। वैसे एक मिनट है देखो 59.2
2 और 39.6 अगर हम करने लगे तो हम इसे 19.6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 10 की वैल्यू है वो बेस्ट रहेगा, हम क्या रख लें 9.8 रख लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें देखो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये आ गया 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 2 दैट विल बी 4। तो अब टी बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड्स आ गया। तो फ्रेंड्स इस वाले से हमें टी की तो वैल्यू मिल गई। अब जब हमें टी की वैल्यू मिल गई तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो हमें पूछी गई है। दैट वाज 59.2 अंडर रूट 2 बराबर यू टी, ये वाली इक्वेशन थी ना। तो हम ये निकाल सकते हैं यू बराबर कितना हो जाएगा 59.2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, टी से डिवाइड कर दिया तो ये इसमें कैंसिल हो गया, तो u बराबर कितना हो गया 29.6 अंडर रूट 2। तो ये आएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 29.6 अंडर रूट 2। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, आंसर आया डी दैट इज 29.6 अंडर रूट 2, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से करा। तो अगर हमें वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं तो दोनों करने हैं, डायरेक्ट नहीं करना। एक और जिसमें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन दे रखी हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो उसमें भी आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके चलना है, डायरेक्ट नहीं करना, वेक्टर फॉर्म में करना है, कंपोनेंट लेके चलने हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विरामावस्था से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन का वेग व्यंजक v इक्वल kt के अनुसार रैखिक रूप से समान के साथ बढ़ता है। यदि k बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इलेक्ट्रॉन का प्रथम 3 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। देखिए इन्होंने कहा v इक्वल क्या होता है, kt होता है, v इक्वल kt इन्होंने दिया है वेग का व्यंजक। अब हमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालनी है। तो जो s होता है, s जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये होता है। तो हमें पता है s बराबर क्या होगा, v की वैल्यू दैट इज kt इंटू डी टी रखेंगे। के कांस्टेंट है क्योंकि त्वरण है, समान त्वरण है, तो के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाए, एस इज इक्वल इंटीग्रेशन के बाहर आ गया टी डी टी हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। फ्रेंड्स ये आ गई फिलहाल तो हमारी। अब ये जो आई डिस्टेंस वो टाइम के साथ आ गई। अब इसने कहा 3 सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो टी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, टी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो के इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि के की वैल्यू भी दी गई है, के की वैल्यू फिक्स है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 9 मीटर की डिस्टेंस इसमें आ गई। ठीक है, सो हमारी डिस्टेंस कितनी 3 सेकंड में, दैट इज 9 मीटर। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ओके, तो ये इस तरह से हमने कर लिया सॉल्व। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कण क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। पथ के उच्चतम बिंदु पर कण का वेग होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड और बहुत इजी भी है। इन्होंने कहा एक कण है जिसको इन्होंने 60 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, u बराबर है 14 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो देखो अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट की बात करूं तो मैक्सिमम पॉइंट पे सिर्फ मेरे पास एक ही कंपोनेंट होता है, दैट इज यू एक्स होता है, यू कॉस थीटा के। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर यू वाई जो होता है वो होता है 0, यू वाई दैट इज यू साइन थीटा होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और है, क्योंकि उसने सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट पे पूछा था तब मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ कि मुझे केवल यू एक्स निकालनी है। लेकिन अगर उसने मैक्सिमम पॉइंट पे ना पूछा होता तो कण का वेग आप उस इक्वेशन से निकालते जो प्रोजेक्टाइल में मैंने दी है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे तो सिर्फ एक वेलोसिटी होती है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इससे मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज यू एक्स मुझे सिंपली निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू एक्स बराबर क्या होगा, यू कॉस ऑफ थीटा। तो यू कितना है 14, दैट इज 14 इंटू कॉस 60 डिग्री। कितने एंगल से वेग आ गया 60 डिग्री से, तो मैं यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू रख लेता हूँ, दैट इज 14 इंटू 1/2, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आज पे वेग आ गया 7 मीटर प्रति सेकेंड का वेग आ गया ऊपर। तो अगर हम देखें क्योंकि एक कंपोनेंट नहीं है तो वेलोसिटी जो है बहुत कम हो गई। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हुई। ओके, केवल एक कंपोनेंट जीरो होता है, कौन सा, वर्टिकल वेक्टर। वेलोसिटी का वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वही जीरो होता है, अदरवाइज कुछ नहीं जीरो होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। A stone is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle 60 degree above the horizontal. It strikes the ground at a distance of 10 under root 3 meter from the base of the tower. In how many seconds does it strike the ground? देखो बहुत सारी चीज़ हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज से ऊपर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी है। मान लो ये एक टावर है, ठीक है,
ये इसकी बेस हो गई। तो अब इस टावर से इन्होंने ये कहा है कि एक पत्थर को इन्होंने ऐसे फेंका, ऐसे, लेकिन जो इसका एंगल है ना वो इन्होंने ऊर्ध्वाधर से दिया है, वर्टिकल से दिया है ये एंगल 60 डिग्री। तो मुझे हमेशा कौन सा चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है ये वाला एंगल। तो अगर ये 60 है तो ये कितना रह गया 30 डिग्री। एक चीज क्लियर होगी। और क्योंकि क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंका है, डायरेक्ट नीचे नहीं फेंका, पहले थोड़ा सा ऊपर फेंका इस तरह से, तो मैंने 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिया है। कितनी स्पीड से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल मुझे दी है। ठीक, अब ये कह रहा है यह मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर कितने सेकंड में टकराएगा। यानी मीनार के बेस से यहाँ तक इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो है 10√3 मीटर। तो मुझे टी बताना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, टी बताना है, कैपिटल टी बताना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ आप बताओ। देखो, इसको करने का एक तरीका है, जब हमारे पास इस तरह का मोशन होता है तो हमें उसमें पता है कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है uy हमेशा 0 रहता है, केवल एक ही कंपोनेंट चलता है दैट इज ux, और ux हमारा क्या होता है u cos ऑफ थीटा। uy इसमें 0 होता है और केवल एक कंपोनेंट चलता है दैट इज u cos ऑफ थीटा। तो इसी से हमें ये सॉल्व करना है। तो जब u cos ऑफ थीटा से मुझे ux मिल जाएगी तो मुझे स्पीड भी मिल जाएगी और रेंज मुझे पता है, यानी दूरी भी पता है, तो मैं t आराम से निकाल सकता हूँ। दैट इज ux विल बी u cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो ux विल बी क्या हो जाएगा बताओ, ux विल बी u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और cos थीटा दैट इज 30 डिग्री नॉट 60। ये ध्यान रखना, cos थीटा 30 डिग्री आएगा, 60 नहीं आएगा, क्योंकि हम जो एंगल लेते हैं वो हम अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेते हैं। ठीक है, ना कि उसके हॉरिजॉन्टल से जिस पे मीनार खड़ी हुई है। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल देते ऊर्ध्वाधर से फेंका था ना, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री था ये चीज़। तो अब ये ध्यान दो, ux बराबर क्या हो गया 10 इंटू cos 30। तो ux बराबर क्या हो गया 10 इंटू √3/2 ये हो गया। दैट विल गिव द आंसर 5√3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ux बराबर कितना आ गया 5√3। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम से t निकाल सकते हैं। स्पीड इंटू टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं t। तो t विल भी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की डिवाइडेड बाय स्पीड जितनी हमारी आई है। तो हमारी t इज इक्वल क्या आएगी 10√3 जो कि डिस्टेंस थी और स्पीड कितनी आई है 5√3। तो ये इससे कट गया, तो t इज इक्वल क्या रह गया 2 सेकेंड, यानी कि वो 2 सेकेंड में ज़मीन से टकरा जाएगा। सो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा b दैट इज 2 सेकेंड्स। ओके, b क्या आएगा 2 सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रक्षेपी के उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम रहती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहती है, निम्नतम गतिज ऊर्जा न्यूनतम रहती है या कुल ऊर्जा अधिकतम रहती है। देखो एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके हमने फेंका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला जो होगा, इस पे मैंने एक चीज़ बताई थी, जो के ई होगी वो मिनिमम होगी और जो पोटेंशियल होगी वो मैक्सिमम होगी ड्यू टू हाइट। क्योंकि अगर हाइट है तो हाइट इज इक्वल पी इज इक्वल क्या होता है mgh होता है, p इज इक्वल क्या होता है mgh। और क्योंकि हाइट ज़्यादा है इस पॉइंट पे तो ये p तो मैक्सिमम होनी है। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि वेलोसिटी सबसे कम होती है। वेलोसिटी में केवल एक ही फैक्टर होता है ना ux, उसकी वजह से, समझ में आई। तो इस पॉइंट पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। इतनी बात क्लियर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है। सो सी इज द आंसर। अब बात करता हूँ, एक और पॉइंट आता है कि कुल ऊर्जा अधिकतम रहती है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे पाथ पे शुरू से लेके मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट से लेके सी तक जो टोटल एनर्जी है वो होती है के ई प्लस पी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, के ई प्लस पी, और जो ई होती है वो इस पूरे पाथ में कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। अगर कहीं पे के ई ज़्यादा है तो पी कम होगा, पी और के ई कम है तो पी ज़्यादा होगा, लेकिन जो ई है वो कांस्टेंट रहती है, ना कम ना ज़्यादा। ये ध्यान रखना, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है, कुल ऊर्जा कांस्टेंट होती है। एंड क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का लॉ यहाँ पे भी चलता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो यहाँ पर चलता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो अधिकतम या कुल ऊर्जा अधिकतम और न्यूनतम यहाँ पर केस नहीं आ सकता। तो कुल ऊर्जा तो जो है नियत बनी रहती है, वो सही है। तो केवल और केवल सी आंसर है। ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यही आपके कंसेप्ट होते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक लड़के की तरफ फेंकी गई गेंद उसी तल में
कुछ दूरी पर खड़े एक अन्य लड़के द्वारा 4 सेकंड में पकड़ ली जाती है। यानी ये कह रहा है कि एक बच्चे ने गेंद फेंकी, दूसरे बच्चे द्वारा, मान लो एक ए है दूसरा बी है, इसने 4 सेकंड में पकड़ ली। तो ये 4 सेकंड है क्या? ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर वो हवा में रही वो है पूरा टाइम फ्लाइट का, दैट इज 4 सेकंड। ओके, अब इसने फेंकी कितने डिग्री पे थी? 30 डिग्री एंगल पे फेंकी है। तो आपको यू बताना है, इनिशियल वेलोसिटी यू बतानी है। ठीक है, तो हमें पास फॉर्मूला एक ही है, टी इज इक्वल होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो मुझे u निकालना है, तो u के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी इंटू जी अपॉन 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा। और साइन थीटा बराबर कितना है? साइन 30 डिग्री। तो u इज इक्वल क्या हो जाएगा? t की वैल्यू दैट इज 4 मल्टीप्लाई 9.8 ग्रेविटी के लिए रखेंगे, अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा दैट इज 1/2 आएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर यहाँ कितना है? साइन 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो 1/2 आ गया। ओके, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, u बराबर सिंपली रह गया 4 इंटू 9.8। ठीक है, तो u बराबर कितना जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो ए इज द आंसर। कौन सा आंसर आया हमारा? ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो टी से यू निकलवाया इन्होंने, पिछले वाले में यू था, रेंज था, टी निकलवाया था, इस वाले में ये निकलवाया। तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है, फॉर्मूले चीज़ों की पता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक कण जब शिखर पर पहुंचता है तो यह क्षैतिज प्रवास की आधी दूरी तय करता है। विस्थापन समय ग्राफ इसके समतुल्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कहूँगा यूपीटीजीडी एग्जाम के बेस पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं। एक कण जब शिखर पे पहुंचता है वो क्षैतिज प्रवास की आधी दूरी तय कर लेता है। हमें पता है ये जो होता है क्षैतिज प्रवास की आधी दूरी तक पहुंच जाता है जब ये टॉप पर होता है। ठीक है, रेंज कितनी हो जाती है? हाफ रेंज पर ये यहाँ होता है। ओके, अब ये कह रहे हैं इस बिंदु पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मुझे पता है इस बिंदु पर हमारे पास यू साइन थीटा तो नहीं होता है, यू साइन थीटा बराबर 0 होता है, सिर्फ यू कॉस थीटा होता है। ओके, यू कॉस थीटा की वैल्यू होती है। एक बात तो इन्होंने ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है, ऋणात्मक प्रवणता व शून्य वक्रता, शून्य प्रवणता व ऋणात्मक वक्रता, शून्य प्रवणता धनात्मक वक्रता, धनात्मक प्रवणता व शून्य वक्रता। फ्रेंड्स अब ध्यान दो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है पूरा का पूरा वो हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स में हो रहा है, इसलिए जो इसकी वक्रता होगी, कर्वेचर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये इस तरह से, अगर इस वाले पे इस तरह से होता तो ये नेगेटिव होता। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कर्वेचर है वो तो पॉजिटिव है, धनात्मक वक्रता है। अब प्रवणता की बात करता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसमें कोई भी एंगल नहीं बन रहा, साइन थीटा बराबर 0 आ रहा है, तो प्रवणता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे शून्य प्रवणता होती है, दैट इज टेंजेंट जो होती है शून्य होती है, स्लोप 0 होता है, और जो धनात्मक होती है कर्वेचर जो होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, सो सी इज द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया है कि उसकी क्षैतिज प्रवास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुनी है। ये कहना है एक ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया, जिसकी क्षैतिज प्रवास जो है ना उसकी अधिकतम ऊंचाई की 3 गुनी है। यानी हम ये कहना है कि r इज इक्वल 3h है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहना है वस्तु का क्षैतिज से प्रक्षेपण कौन होगा, तो हमें इसमें एंगल बताना है इस बार। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों के फॉर्मूले को कंपैरिजन कर लो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर किससे होगा? 3 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के। बस, तो यहाँ से साइन थीटा या थीटा का एंगल निकालना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से जो कट रहा है काट दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो ये कितना बचा? साइन 2 थीटा बराबर हो गया 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख सकता हूँ, दैट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल, और ये हो गया हमारा 4/3 इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 4/3 बराबर क्या हो गया? tan थीटा हो गया। ठीक है, और tan थीटा बराबर 4/3, जो कि हमारा आंसर जो आता है वो आता है tan 53.8 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 53.8 डिग्री ये हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता लगा कि ये 53.8 है? नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको थोड़ा सा ना इनमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, समझो ध्यान से। हमारा जो tan थीटा होता है, ठीक है, उसकी अलग अलग वैल्यू देखो। 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू 0 ही होती है। ओके, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है। अगर मैं 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूँ तो कितनी होती है? तो मुझे पता है 1/√3 होती है।
45 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 1 होती है, अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो ये कितनी होती है, √3 होती है, और अगर 90 डिग्री की बात करूं तो इन्फिनिटी होती है। ये तो मुझे पता है। अब ये देखो कि 45 डिग्री पे tan थीटा बराबर 1 होता है, tan 45 बराबर 1 होता है, तो 60 डिग्री पे √3 होता है, दैट इज 1.732। ठीक है, यानी कि 1 और 1.732 के बीच में जो गैप है 0.732 है। ओके, 4/3 को अगर मैं करता हूं तो ये लगभग कितना वैल्यू देगा, ये मुझे देगा 1.33, यानी जो मेरा एंगल आएगा वो 1 और 1 जो है, यानी कि 45 डिग्री और 60 डिग्री इनके बीच आएगा, इसलिए मैंने आंसर लगाया 53.8। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 53.8 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, वह अधिकतम ऊंचाई जिस पर कोई व्यक्ति पत्थर फेंक सकता है h है, तब वह अधिकतम दूरी क्या होगी जिस पर वह व्यक्ति पत्थर फेंक सकता है। ये कह रहा है h मैक्सिमम हाइट है जिस तक वो पत्थर फेंक सकता है, रेंज बताओ। तो हमें पता है जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, वहां तक जो रेंज होती है वो हाफ होती है, और इसकी हाफ और हो जाएगी तो रेंज विल बी 2h हो जाएगी, रेंज विल बी क्या हो जाएगी, 2h। ओके, सो आंसर विल बी सी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले जो चैप्टर आएगा वो आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।